गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन में एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़, और हम लोग पिछले दो वीडियो से प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं एसिड की। तो अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, तो आगे भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते रहेंगे। अभी आज हो सकता है आज फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में कुछ नई चीज़ें। ठीक है ना। आज का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, या फिर आप कह लीजिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट हमारा ये है कि रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। वाई? रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी but distilled water does not। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, देयर इज नो एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स। ठीक है ना। एब्सेंस होता है इसमें, एब्सेंट होता है। एंड वी नो दैट in absence of impurity, water cannot conduct electricity because acids, bases or salts provide ions. Acids, bases or salts provide ions to conduct electricity. But in case of distilled water, there is no acid, base or salt content. So distilled water is unable to conduct electricity. Okay? It is unable to conduct electricity. There is no particle ions. It means there is no such thing which can make ions. So it is impossible to conduct electricity through distilled water. Okay? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक apparatus करके कैसे चेक करेगी कि आपकी एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यू कैन चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर वहाँ पे फिल करिए, वहाँ पे रबर कॉर्ड लगाइए और फिर देखिए कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। इफ द बल्ब विल ग्लो, दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट विल नॉट ग्लो बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यू शुड मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो इम्प्योरिटी इन डिस्टिल्ड वाटर। किसी तरह की डस्ट पार्टिकल या कुछ भी किस तरह के उसमें नहीं होना चाहिए, तब आप गैलेक्सी कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर। और उसने कहा कि रेन वाटर, how the rain water can conduct electricity is very interesting question, because we know that wherever the clouds formed, the cloud formation takes place by the evaporation of water. Okay, and that evaporated part of water is just like a distilled form, distilled water. जो आपका वेपर होता है, ठीक है ना, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं जो इवेपोरेशन के थ्रू बनते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू बनते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी डिस्टिल टाइप के होते हैं, डिस्टिल टाइप के। इट मीन्स प्योर होते हैं। ठीक है ना। प्योर भी इसका होता है नो आयंस। तो होना क्या चाहिए कि इसमें रेन वाटर में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होना चाहिए। बट व्हाट हैपन व्हेन द रेन टेक्स प्लेस, रेनिंग टेक्स प्लेस, जब बारिश होने लगती है बच्चों, तो जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के समय जो उसके रास्ते में एटमॉस्फेयर जो हमारा है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंस होती हैं वहाँ पे, बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है वहाँ पे। ठीक है ना। तो उन गैसेस से रिएक्ट करके क्या करता है, वो गैसेस उस वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। जैसे आप सपोज करिए कि गैसेस क्या, CO2 जैसे आपका प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। तो ये सारी गैसेस क्या करती हैं, मिक्स करके क्लाउड्स रेन वाटर के साथ मिक्स करके, रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं और फिर उसको क्या बना देती हैं, इम्प्योर कर देती हैं, उसको कर देती हैं इम्प्योर। तो जैसी ये गैसेस मिल जाती हैं उसमें इसको इम्प्योर कर देती हैं, और आफ्टर द impurification of rainwater, there is H+ ions formed.
ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, H+ आयन फाउंड होते हैं, क्योंकि CO2 डिजोल्व इन H2O टू फॉर्म H2CO3, ठीक है ना। अब CO2 है आपका, इसने रिएक्ट किया वाटर से तो क्या बना लिया, H2CO3, ये भी आपकी कार्बोनिक एसिड की तरह है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ आयन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। SO2 से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 से रिएक्ट करके वाटर क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से जो नाइट्रिक एसिड बनता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कार्बोनिक एसिड बनता है, वहाँ पे क्या होता है आपका H+ आयन प्रेजेंस होता है। तो H+ आयन जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आयन्स बनेंगे, और आयन्स जब मिलेंगे उसको तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कैन कंडक्ट, बिकॉज द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर dissolve in water to make them acidic, and in acid we know that in acid H+ ion present, so they can conduct electricity. But in case of distilled water there is no impurity, there is no such ions of acid, base or salts, so distilled water cannot conduct electricity. Okay, I think ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम फ्रेश है, कोई आयंस ही नहीं है उसमें। आप थोड़ी सी साल्ट या थोड़ा सा डस्ट भी ऐड कर देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्या होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर कैसे आप जानेंगे, जैसे आप वाटर को किसी टब में या बकेट में लेकर के उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, उससे वेपर निकलते हैं, और जो वेपर निकलते हैं, वेपर वो क्या होते हैं, वो वाटर के गैसेस फॉर्म होते हैं, और वही जो गैसेस फॉर्म होता है वाटर का, वो क्या होता है, वो डिस्टिल्ड टाइप का होता है। अगर उसको आप कहीं कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। लेबोरेटरीज में, लेबोरेटरी जो होती है, बड़ी लेबोरेटरीज 12th लेवल पे तो शायद नहीं है, ये 12th लेवल के बाद BSc ग्रेजुएशन होती हैं, वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म करने की इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं लेबोरेटरी में ही, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या आप चाहें तो कहीं और से भी देख सकते हैं। तो वो जो होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर, एक्चुअली वो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, वेपर को कंडेंस करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क्लाउड्स है तो क्लाउड्स भी कंडेंस होता है, तो क्लाउड्स भी कंडेंस होकर डिस्टिल्ड वाटर बनता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर बनता है वो जरूर है, होता जरूर है, लेकिन जैसे ही वो रेनिंग होती है, रास्ते में नीचे आता है, तो रास्ते में बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 होते हैं, वो डिजोल्व होकर के वाटर में एसिड्स बना लेती हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़, व्हाट्स हैपन व्हेन मोर एसिड प्रेजेंट इन वाटर, रेन वाटर, दैट इज नोन एज एसिडिक रेन, उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं। ऐसा कब होता है, whenever the concentration of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide increases in atmosphere, ठीक है ना, then rain water, acid rain water takes place। अगर इन्हीं गैसों का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होंगी, स्मोक निकल रहे होंगे, वहाँ से सब प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे जो बारिश होगी, उस बारिश में ये सब डिजोल्व होंगी और उसके कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगी, उसका pH लो कर देंगी, एंड whenever the pH डाउन, that rain is called acid rain। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम, रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। इसी से रिलेटेड है ये, कि हाउ द वाटर प्ले अ कैरेक्टरिस्टिक रोल इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। डिसोसिएशन मीन्स होता है उनको उनके आयंस में ब्रेक कर देना, डिसोसिएट कर देना, अलग कर देना, ठीक है ना। रोल ऑफ वाटर, ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे कंटेंट आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे आपको। इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, हाउ द वाटर प्ले ए कैरेक्टरिस्टिक रोल इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। ओके, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स मीन्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड का मतलब यहाँ समझिए कि जो H2CO3 है, H2SO4 है, दे प्रोड्यूस H+ आयन, दे प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर, ठीक है ना, व्हेन दे डिजोल्व इन सॉल्यूशन फॉर्म दे प्रोड्यूस H+ आयन, और H+ आयन जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है ना। ड्राई फॉर्म में जैसे आपका ड्राई NaCl है, अगर आपके पास ड्राई NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है, सिंपली जो साल्ट होता है, तो साल्ट सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आयंस ज्वाइंट हैं, वो न्यूट्रल फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा मॉइस्चर या नमी देते हैं उसको, या डिजोल्व करते हैं वाटर में,
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना, तो ये इट इज ऑब्जर्व दैट, ये कहा गया है कि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन और एसिड डिसोसिएट टू गिव H+ आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर में डिसोसिएट नहीं करेंगे तो वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। एक हमारी एक बहुत ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होती है, गैस पे भी होती है, गैस फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। ठीक है, गैस फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वाटर प्ले रोल फॉर डिसोसिएशन और नॉट। ठीक है, तो करना क्या है आपको, NaCl गैस पहले कैसे बनती है इसको देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक गैस, सॉरी, NaCl जो होता है इसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉन्क H2SO4 से। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड को कॉन्क H2O4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस HCl गैस बनती है। ठीक है ना, ये HCl गैस बनती है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक गैस के फॉर्म में। ठीक है ना, अब करना क्या है आपको, इस हाइड्रोक्लोरिक गैस को, इस हाइड्रोक्लोरिक गैस कहीं भी अगर है इसको, तो क्या करना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक गैस जैसे एसिड है नहीं, ये HCl है, अगर इसको आप लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर से पास कराएंगे या उसके थ्रू पास कराएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कोई कलर आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, अब क्या करते हैं आप, अगर आप चाहें तो सोडियम क्लोराइड को एक बीकर में ले सकते हैं, उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है ना, अब सोडियम क्लोराइड प्लस कॉन्क H2SO4 और ये सारी चीज़ें आप लेकर के बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे आपने इस टेस्ट ट्यूब लिया, इस तरह से आपने इस पर कॉन्क H2SO4 और ये NaCl आपने रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इसमें रख देंगे, कॉन्क H2SO4 के यहाँ से डीप करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे फ्यूम की तरह गैसेज निकलना शुरू होंगी। ठीक है ना, वो गैस कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है। तो अब इसके पास क्या करना है आपको, इसके पास लिटमस पेपर लेके जाना है आपको, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जाते हो, अगर एसिड होता तो क्या करना चाहिए, एसिड को इसका कलर क्या करना चाहिए, रेड करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज, यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे किसी तरह कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको वेट कर देते हैं, ठीक है ना, वेटेड लिटमस पेपर। ठीक है, हमारी अब आप बात सुनते भी रहिएगा, लिटमस पेपर, जैसे हम वेटेड लिटमस पेपर इसके पास लेके जाते हैं, क्या करता है ये, उसको उसके ब्लू कलर को चेंज करता है रेड कलर में। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। और दूसरी तरीका ये है कि आप इस जो यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ से जो HCl गैस निकल रही है आपकी, ठीक है ना, एक्चुअली ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से होता है, तो यहाँ से गैस निकली, इसको आप क्या करिए, एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, एक आपका नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब को एक डिलीवरी ट्यूब से ऐड कर दीजिए, एक डिलीवरी ट्यूब से ऐड कर दीजिए और यहाँ पे दोनों को आप कार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो भी गैस बनेगी उसमें जाएगी और इसमें आपको क्या करना है, वाटर रखना है या फिर बेंजीन रखना है, दोनों अलग अलग, वाटर या फिर बेंजीन रखना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक, तो अब दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी कि वाटर रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी ट्यूब। अब दोनों के ऑब्जेक्शन देखेंगे कि वाटर रखने पर क्या होता है और बेंजीन रखने पर क्या होता है। तो अगर गैस HCl गैस को आप वाटर से पास कराते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, डीप लिटमस पेपर
ये ब्लू होगा, तो फिर इसका कलर क्या होता है, ये चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है ना, क्या करते हैं इस, और इससे आप यहाँ पे जैसे आपने ब्रिंग ड्राई HCl पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लाया आपने, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस HCl गैस को वाटर से पास करा दिया आपने, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है ना, वाटर को पास करा, डिलीवरी ट्यूब से पास करा दिया। अब डिलीवरी ट्यूब से पास कराने के बाद वाटर क्या किया आपने, ब्लू लिटमस पेपर लेके आ रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, ये रेड कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रोसेस क्या किया आपने कि जो HCl गैस थी उसको आपने बेंजीन से पास कराया। ठीक है ना, बेंजीन से पास कराया, तो जो बेंजीन था टॉल्यूइन या फिर टॉल्यूइन में ले सकते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, ये लिटमस पेपर नॉट टर्न इन रेड। ठीक है, तो दो चीजें समझनी है आपको। देखिए यहाँ पे वो दो चीजें क्या क्या हैं। पहली बात तो ये समझनी है आपको कि आप फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आप जैसे ही गैस डिलीवर हो रही थी, बाहर गैस निकल रही थी, HCl गैस निकल रही थी, तो उसमें आपने क्या किया कि HCl गैस निकल रही थी, तो उसमें उस समय आपने एक ड्राई लिटमस पेपर उसके माउथ पे ले गए। ठीक है ना, HCl गैस थी, आप वहां क्या ले गए, एक लिटमस टेस्ट ट्यूब था, उसके पास आप ले गए क्या, ड्राई लिटमस पेपर। तो क्या किया, नो चेंज। ठीक है ना। अब HCl क्या किया, HCl गैस को पास करा दिया, पास थ्रू H2O से पास करा दिया। अब क्या किया आपने, अब आप लिटमस पेपर ले गए उसके सामने, या डीप किया आपने, तो क्या हुआ, ये रेड कलर में चेंज हो गया। ठीक है, एक और कर सकते हैं आप, इस वेट लिटमस पेपर, आप वेट लिटमस पेपर और HCl गैस, अगर वेट लिटमस पेपर को HCl गैस के ऊपर लेके जाते हैं आप, तो भी क्या होगा, वो रेड में चेंज जाएगा, चेंज इन रेड। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर लेके जा रहे हैं हम लोग। जो लिटमस पेपर है ये कौन सा है, ब्लू। ऐसा हो गया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, उस HCl गैस को पास करा दिया, पास थ्रू बेंजीन। तो बेंजीन में पास कराया, तो बेंजीन में क्या हुआ, नो चेंज इन कलर। इसका मतलब वो रेड में नहीं चेंज हुआ, नॉट चेंज इन रेड कलर। ठीक है, तो दोनों का जैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे ही आपने ड्राई पेपर ले गए आप, तो उसमें क्या था कि ड्राई HCl गैस जो थी, या फिर ड्राई लिटमस पेपर ले गए आप उसके पास, HCl गैस के पास, तो उस समय कोई आयंस नहीं बन रहे थे HCl गैस में, कोई H+ उसका डिसोसिएट नहीं था। यहाँ पे क्या था, HCl का H+ डिसोसिएट नहीं था, इसलिए वो क्या हो रहा था कि वो वहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि जब तक H+ नहीं होगा तो ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट नहीं करेगा और फिर रेड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप वाटर को ले गए, वेट लिटमस पेपर को उसके पास ले गए, तो वेट लिटमस पेपर को पास ले जाने के बाद क्या हुआ कि वेट लिटमस पेपर में जो वाटर था वो उस HCl गैस से रिएक्ट किया और फिर उसने H+ प्रोड्यूस कर दिया, और H+ प्रोड्यूस करने के साथ ही आपके लिटमस पेपर कलर रेड हो गया। अगला केस, अगर आपने वाटर के साथ पास कराया HCl गैस को, तो जैसे ही आपने HCl गैस को वाटर के साथ पास कराया और उसके बाद लिटमस पेपर कलर रेड हो रहा है, इसका मतलब कि जो वाटर है उस वाटर ने HCl गैस को H+ और Cl- में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे H+ जो था उसी ने अपनी एसिडिटी की प्रॉपर्टी दिखाई और उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको बेंजीन के थ्रू पास कराया, तो बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो, ये सारी चीज़ें क्या है, केरोसिन हो गया, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो डिसोसिएशन में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो डिसोसिएशन में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो HCl गैस को आपने वाटर से रिएक्शन जैसे ही कराया,
ये क्या बन गया, H+ और ये Cl- में ब्रेक कर दिया। अब यही जो H+ है एसिड की प्रॉपर्टी, यही आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप नहीं ले जाते, अगर आप ड्राई HCl होता, अगर ड्राई HCl इस तरह से होता, तो ये H+ में और Cl- में नहीं ब्रेक हो पाएगा। ये कोई रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप विदाउट वाटर के इसको डिसोसिएट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। द रीजन वाई HCl splits into H+ ion and Cl- ion in the presence of water lies in the fact that water molecule being polar pull the H+ and chlorine ions apart and thus the bond is HCl is broken। कहता क्या है कि जो आपका वाटर है वो पोलर है, तो पोलर है तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस वहाँ से उसको बाहर खींच लेता है, और जैसे वो बाहर खींचता है क्या होता है, वो पोलर हो जाता है, ठीक है ना। और प्लस जैसे इस तरह से अगर एक अरेंजमेंट दिया जाए आपका कि ये आपका H+ और Cl- में ब्रेक करने का काम कैसे हो रहा है, तो इस तरह से एक बनाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये HCl है। अब क्या होगा, ये आपका H2O है, तो H2O का आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस में होता है और माइनस होता है आपका क्या, ऑक्सीजन। तो इस तरह से अगर आपका वाटर है, इस तरह से आपका वाटर है, ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये आपको क्लोरीन को ले लेगा, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है जो ऑक्सीजन है, ये H+ को खींच लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि H+ को हाइड्रोजन को अपनी तरफ की रिसीव करने के लिए, खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा इसका पोलर वाला पार्ट, कौन सा पोलर वाला पार्ट गया, ये निगेटिव वाला पार्ट गया वाटर का। और अगर आपको क्लोराइड आयन को या क्लोरीन को अट्रैक्ट करना था तो कौन सा पार्ट हुआ, हाइड्रोजन वाला पार्ट, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये भी हम देखने को मिल रहा है हमें कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए अपोजिट चार्जेज क्या करते हैं, पोलर है। अब चूंकि पोलर होने का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होंगे, दोनों पार्ट होंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव पार्ट होंगे, तो दोनों पार्ट क्या किया, दोनों पार्ट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड जो गैस थी आपकी HCl गैस थी, उसमें से एक पॉजिटिव वाले ने निगेटिव वाले पार्ट को अटैक किया और निगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव निगेटिव क्या था, पॉजिटिव इसमें H+ होता है, हाइड्रोजन होता है, और निगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो दोनों ने एक दूसरे को अटैक करके दूर दूर कर दिया, और ये फिर ये क्या हो गया, इस तरह से H+ में बदल गए, इस तरह से H+ में ये बदल गए, ठीक है। ये इस तरह से H+ में बदल गया, ये आपका ये माइनस है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे दूसरा क्या बन गया, Cl-, इसको किसने अट्रैक्ट किया था, इसको H+ ने अट्रैक्ट किया था, उसके ऑक्सीजन के हाइड्रोजन ने अट्रैक्ट किया था, ठीक है। हाइड्रोजन के सॉरी वाटर के हाइड्रोजन पार्ट ने अटैक किया था इसको, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका डिसोसिएशन कर रहा है वाटर एसिड का, तो इस तरह से डिसोसिएशन करता है वाटर आपके एसिड का। और केवल वाटर ही नहीं, जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं, जो भी पोलर सॉल्वेंट हैं वो वाटर को इसी तरह से डिसोसिएट करते हैं। बेंजीन में क्या था कि बेंजीन में कोई पोलर चीज़ें नहीं होती हैं, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो जब वो नॉन पोलर है तो इसलिए वो इस तरह से डिसोसिएट करने में जो है सफिशिएंट रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, ठीक है ना। और वाटर मालिक्यूल का, जैसे वाटर मालिक्यूल तो आप लोग जानते हैं कि वाटर मालिक्यूल इस तरह से होता है, ऑक्सीजन होता है, H+ होता है, तो ये माइनस इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन जो है आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन बहुत कम होती है, इसलिए ये बॉन्ड को इस तरह से अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आप पार्शियली पॉजिटिव कर सकते हैं और निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब यही चीज़ जो है वहाँ पे रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब ये भी कह सकते भाई ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, आप शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। जब कोई भी एटम या एलिमेंट अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलर हो रहा है, और फिर उसी वजह से ये डिसोसिएट कर रहा है HCl को।
ठीक है। अब सच अ डिसोसिएशन ऑफ ड्राई HCl गैस और इट्स सॉल्यूशन बेंजीन और टोलुइन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गैसेस फेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स रिमेन स्ट्रांगली अटैच्ड टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि वो बेंजीन में जो होता है टोलुइन नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन जो होता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है H+ बहुत ज़्यादा तक रिएक्टिव नहीं रहता है, H+ जो होता है बहुत ज़्यादा तक स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए ये H2O से रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एसिड आर दो सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसोसिएट इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड बेस जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड बेसिक इसमें कुछ और होगा, एसिड क्या होता है H+ की जगह पे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। Thus hydrogen and does not exist freely in water but exist in combination with water molecule. Hence we represent H+ ion aqueous or H3O+ hydronium ion. ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर ड्यू टू H+ ion और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। हो गया। अब एक और चीज़ आपको डिस्कस कर देते हैं कि डाइल्यूशन कैसे करना है, एसिड का डाइल्यूशन कैसे करना है, कि डाइल्यूशन आप एसिड कैसे करते हैं। इसके लिए अब इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है कोई अगर कंसनट्रेटेड एसिड है, बहुत गाढ़ी एसिड है, ठीक है ना, गाढ़ा जो कहते हैं रिएक्टिव, तो उसको कैसे डाइल्यूट करेंगे, कैसे उसको हल्का बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक रेशियो उसकी फिक्स होती है, लेकिन करना ये होता है, मेन प्रोसेस ये है कि आपको कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाना है या वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में मिलाना है, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वी हैव टू टेक्निक्स, लेकिन इन दोनों तरीकों में हम किसको यूज़ करेंगे, चलिए इसको हम बताते हैं, थोड़ा डिटेल है इसलिए हम इसको बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डाइल्यूशन ये आपका, इसको आप पढ़िएगा इसको, ठीक है ना, रीड अबाउट डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है ना, इसके बारे में हमको बताएंगे। थैंक यू सो मच। और आप इसको पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, NCERT से पढ़ते रहिए, और भी कोई साइड बुक है तो उससे पढ़ते रहिए, इक्वेशंस आप नोट करते रहिए, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे तभी ये देखिए आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। और रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, फिर चाहे जैसे आपने पढ़ा हो उसको, फिर चाहे किसी ने जैसे जिस तरह से भी पढ़ाया हो। और आप लोग देखिए, वीडियोस देखिए, आप लोग देखते नहीं हैं, वीडियोस देखा करिए, ठीक है ना। छुट्टी है, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम में है, ये भी सही है कि आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक ना एक दिन ये तो ख़त्म हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए। हम तो कहते हैं ये बहुत ही पीक टाइम है स्टडी करने का, ठीक है। तो हम भी आजकल स्टडी कर ही ले रहे हैं, 2-4 घंटे स्टडी कर ले रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्टडी करिए, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा टाइम है, ना आपको बाहर जाना है, ना फिर कहीं और जाना, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा और कुछ काम नहीं करना है, तो आप आराम से बैठिए इसको और इसकी स्टडी करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन कलेक्ट करिए और उसको सॉल्व करिए। पेपर देखिए, बोर्ड के पेपर अगर आप कहीं से मिले तो बोर्ड के पेपर देखिए और सर्च करिए कि अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें से आप चेक करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन इन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका तो उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे ही एक बार आप रिवाइज करेंगे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है, और आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही इसको नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ के ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक साथ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और फिर आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाएगी जो आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइस भी है आप लोगों को और रिक्वेस्ट भी है कि आप चीज़ों को रिवाइज करिए, पढ़िए, अलग अलग बुक से पढ़िए। इस वीडियो पे डिपेंड मत रहिए, इसके कॉन्सेप्ट देखिए लेकिन बुक्स को भी सहारा लीजिए,
क्योंकि किसी एक चीज़ से आप पढ़ेंगे तो काम शायद ना हो पाए। तो आप देखिए हर तरह से, और वीडियो को 1 से बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।